100 बात की एक बात का। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल को गलत बताया। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई, जिसके बाद शाम तक वो जेल से रिहा हो गई, लेकिन उनके भाई को अदालत से राहत नहीं मिली। और अमेरिका ने H1B वीजा के लिए नया नियम जारी किया, जो भारतीयों के लिए झटका साबित होने वाला है। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उम्मीदवार बदलने के लिए हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया, जो नालंदा की अस्थावा विधानसभा सीट से एक बार फिर जितेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज थे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के सामने ही अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने ही नहीं दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के बड़े नेता गुस्साए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट दे दे, हम लोग मानने हैं। पिछले 4 बार से अस्थावा विधानसभा सीट से विधायक रहे जितेंद्र कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं चंद्रमोहन कुमार। जेडीयू ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं है, यानी उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बताया जा रहा है कि वो बक्सर जिले की ब्रह्मपुर या बक्सर सदर सीट से टिकट चाहते हैं, लेकिन बक्सर सदर सीट बीजेपी के खाते में और ब्रह्मपुर सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में चली गई। ये अटकलें भी लगाई जाने लगी कि वो बीजेपी में शामिल होकर बक्सर की टिकट ले सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उस सीट से भी परशुराम चतुर्वेदी को उम्मीदवार बना दिया। यानी गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से बीजेपी से भी टिकट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे उनके विरोध में थे और पार्टी में उनकी एंट्री नहीं होने पर अड़ गए थे। तो चंद्रमोहन, अब क्या होगा गुप्तेश्वर पांडे का? वो तो ऐसा लग रहा था कि आए ही इसीलिए थे कि चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, देखिए अभी उनका 5 महीने से ज्यादा का नौकरी था और ऐसे में वहां से वीआरएस लेकर और फिर जेडीयू ज्वाइन किए थे, तो साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि वो बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए 2 सीटों का उन्होंने पार्टी को जानकारी भी दी थी जेडीयू का, जिसमें बरहमपुर और बक्सर सदर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो दोनों बीजेपी के खाते में चला गया था। उसके बाद यह माना जा रहा था बीजेपी क्यों नहीं लेना चाहती, बीजेपी क्यों नहीं लेना चाहती उनको? साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही वहां से बक्सर से सांसद हैं अश्विनी चौबे, वो वहां से उनकी एंट्री नहीं चाह रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था जैसे ही गुप्तेश्वर पांडे का नाम सामने आया था। और अब यह साफ हो गया है कि वहां से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी वहां से घोषित कर दिया था। वो कुछ कह रहे हैं इस पर, वो खुद कुछ कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए अभी तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच ये माना जा रहा था कि वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव से भी उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन जेडीयू ने भी यह मन बना लिया है कि वहां से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुनील कुशवाहा है, जो बैद्यनाथ महतो के बेटे हैं, उनको वहां से टिकट देगी। ऐसे में अब साफ तौर पर यह नजर आने लगा है कि गुप्तेश्वर पांडे जो अभी 5 महीने तक उनकी नौकरी थी और नौकरी छोड़कर वीआरएस लेकर जेडीयू ज्वाइन किए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो यह माना जा रहा था कि या तो विधानसभा नहीं तो लोकसभा उपचुनाव में उनको जगह मिल सकती है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। स्वागत की बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देने और काटने के नाम पर सियासी पारा गर्म हो रहा है। नालंदा जिले की अस्थावा सीट से 4 बार के विधायक का टिकट कटवाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तो वहीं डीजीपी की कुर्सी छोड़कर जेडीयू में आए गुप्तेश्वर पांडे का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में न देखकर उनके समर्थकों को भी झटका लगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी, आसमान में धुआं उड़ता हुआ दिखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूटकर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर वो फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया। लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए।
जिनमें आर्मेनिया के शहरों पर बमबारी होती दिखी। स्टेपनिकट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाजों के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखने लगा। स्टेपनिकट शहर नागोर्नो कराबाख में है। नागोर्नो कराबाख ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नागोर्नो कराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नागोर्नो कराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा है कि ये टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। सौबात की बात है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग 27 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसमें अब तक भारी नुकसान हो चुका है। हालांकि मरने वालों का कोई आंकड़ा साफ नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों के मरने का अनुमान है। आर्मेनिया तो मरने वालों का आंकड़ा 3,500 से ज्यादा बता चुका है। ये जंग अगर लंबी चली तो तबाही कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों को यूपी के मथुरा में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले हाथरस जा रहे इन आरोपियों को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ मथुरा के माठ थाने में एफआईआर दर्ज की गई और फिर उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। 14 दिन का रिमांड शायद मिला है। अभी बेचना जारी है। पीएफआई के 4 लोगों के कोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखा, जो पुलिस की गाड़ी के वहां पहुंचते ही अलर्ट हो गया। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, वो चारों उसके अंदर से निकले। उनके हाथ हथकड़ियों और रस्सी से बंधे दिखे, जिन्हें चारों तरफ से घेरते हुए पुलिस वाले कोर्ट के अंदर ले गए, जहां हाथरस में दंगे भड़काने की कोशिश करने समेत कई मामलों में सुनवाई हुई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि कोर्ट में पीएफआई के 4 लोगों को पेश करने से पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि उनके पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और शांति व्यवस्था को भंग करने के फॉर्मूले बताने वाला साहित्य भी बरामद हुआ था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि कुछ लोग 2 वेबसाइट के जरिए विदेश से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हैं। दावा तो यह भी है कि यूपी में दंगे कराने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, जिसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए थे। फिलहाल पुलिस इन वेबसाइट से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। सौबात की बात यह कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की बात सामने आने के बाद पीएफआई के इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कोरोना नियम तोड़ने के आरोप पर सफाई दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर हाथरस में केस दर्ज किया गया। उन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में यह केस हुआ। विधायक पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो पार्टी नेताओं के साथ 3 दिन पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। हालांकि विधायक ने दावा किया कि वो कोरोना से ठीक होने के बाद ही हाथरस गए थे। ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ। दावा है कि हरियाणा के हिसार में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी की कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, आरोप है कि हत्या से पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए भी लूटे गए। इस घटना के बाद से ये बदमाश फरार हैं। हम जैसे पहुंचे तो गाड़ी जली हुई मिली है और वो उसके गाड़ी के अंदर ही थे, वो भी जल रहे थे। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। मैदान में वापसी पर झूलन गोस्वामी काफी खुश दिखाई दी। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से हर तरह के खेल की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खेल भी शुरू हो रहे हैं। Fantastic day for all of us because it's the first day of training session at Eden Garden after lockdown. अभिनेत्री पायल घोष ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में जांच में तेजी लाने की मांग की। पायल ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर यह गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अनुराग इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। Still, he is roaming free and no action is being taken yet other than just questioning for a day. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन की मदद ली गई। मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज हुई, जिसके बाद एंटी स्मॉग गन से प्रदूषण कम करने की कोशिश की गई। प्रगति मैदान से सामने आई एक तस्वीर में कुछ कर्मचारी एंटी स्मॉग गन से पूरे इलाके में पानी का छिड़काव करते नजर आए। बताया गया कि दिल्ली के उन इलाकों में जहां सड़क किनारे कोई काम हो रहा हो, इस एंटी स्मॉग गन की मदद से पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर कम रखा जा सके। 39 साइट ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको गाइडलाइन जारी किया गया है कि वो तुरंत जो है एंटी स्मॉग गन वहां पर लगाएं। एंटी स्मॉग गन से छिड़काव कर रहे कर्मचारियों ने दावा किया कि इस मशीन की मदद से बड़े इलाके में पानी का छिड़काव किया जा सकता है। एक राउंड मारेगा तो ये 60 मीटर के रेंज में पानी जाएगा। ये 30 मीटर इधर, 35 मीटर जाएगा और 30 मीटर इधर भी जा सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के दिशा निर्देश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
बात की बात है कि मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का संकट बढ़ गया और इसी वजह से सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन की मदद भी ली जा रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत होगी। बताया गया कि आग सबसे पहले इमारत में मौजूद एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहां से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जो पूरे इलाके में फैलने लगा। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखी, जो आग पर काबू पाने में जुटी नजर आईं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। 2 that we found today are in the same location as where the others were extricated last night. ये आग इमारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल चुकी थी और वहां हर तरफ से धुआं उड़ रहा था। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी एक क्रेन पर चढ़कर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। कई दमकल कर्मी सड़क से इमारत पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने एहतियातन उस सड़क को भी बंद कर दिया और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। बात की बात है कि इमारत में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा दावा है कि वहां एक दुकान में रखी सोडा मशीन से आग फैली। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में झुलसे कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने बाद जमानत मिल गई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही अदालत ने उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी, जिनके मुताबिक उनके देश से बाहर जाने पर पाबंदी होगी और वो इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगी। इससे पहले रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर लगे ड्रग्स खरीदने या बेचने के आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ड्रग्स केस में फंसे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी। रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है भाईखला जेल से रवाना हो चुकी है। तकरीबन 1 महीने की जो है वो जेल में रही और इसके बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिली है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि किसी भी ड्रग गैंग से रिया के ताल्लुकात साबित नहीं होते। उत्तरी सीरिया के अलबाब में हुए एक कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस इलाके में धमाका हुआ वहां पर 2016 से ही विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहां पर ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। इस बार का धमाका भी काफी जोरदार था, जिसने अलबाब शहर में तबाही मचा दी। इस धमाके ने वहां के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में एक लड़का मलबे के अंदर दबा दिखा, जिसे इलाके के लोग बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। राहत बचाव दल के लोग मौके से कई लोगों के शव ले जाते नजर आए। इस पूरे मंजर ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यूजद दमार कबीर व यूजद अदद कबीर मिन अल-इसाबात बैन शहीद व जरिया। जिस गाड़ी में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखचे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया, जिसमें खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया, जिससे कि वहां दबे लोगों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। बात की बात है कि इस धमाके को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अंजाम दिया गया ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान हो सके। यही वजह रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस धमाके की चपेट में आ गए और कई मकान और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। अभी किसी भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन फिर पटरी पर दौड़ेगी। कोरोना संकट के बीच देश की पहली निजी ट्रेन तेजस फिर पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे ने 17 अक्टूबर से तेजस ट्रेन चलाने का फैसला लिया। लॉकडाउन की वजह से रेलवे ने मार्च में इस ट्रेन को बंद कर दिया था। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार संभला और आखिर में हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 304 अंक ऊपर 39,879 पर, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 11,739 पर पहुंच गया। प्रीति जिंटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो 2 बड़े पत्थरों पर बैलेंस बनाकर कसरत करती हुई दिखाई दी। प्रीति जिंटा फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों का पहुंचना तेज हो गया है। इस बार प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, जिसके लिए गया रेलवे स्टेशन पर भी एक विशेष ट्रेन से अर्धसैनिक बल के कई जवान पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन जवानों को राज्य के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। एक ट्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है और सीआरपीएफ के जवान ट्रेनों के जरिए, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, अलग अलग इलाकों से लगातार
आ रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि इन चुनावों में सुरक्षा के साथ ही कोरोना से बचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और कोरोना और कोविड के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरी की व्यवस्था कर ली गई है। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल की 300 से ज्यादा कंपनियों को लगाया गया है। सौभाग्य की बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के साथ ही कोरोना से लड़ना भी बड़ी चुनौती है और इसी वजह से चुनाव के लिए विशेष तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। चीन के राष्ट्रीय दिवस पर वीरान पड़े पर्यटन स्थलों की रौनक लौट आई। वहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों की सैर करने के लिए पहुंच गए। चीन में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस पर हफ्ते भर की छुट्टी होती है और लोग जमकर घूमते फिरते हैं। ऐसे में वहां के सांची प्रांत से सामने आई एक तस्वीर में चीन के एक मशहूर पहाड़ पर लोग डेरा जमाए नजर आए। सैकड़ों सैलानी पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करते दिखे। इतने लोग वहां घूमने पहुंच गए कि टिकट लेने के लिए लंबी कतार लग गई। ऐसे में उनके मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। टिकट काउंटर के पास ही चीनी ओपेरा का आयोजन किया गया। कुछ पर्यटकों ने केबल कार के भी मजे लिए। वहीं गंसू प्रांत में भी लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। वहां 1600 साल से ज्यादा पुरानी गुफाओं को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ नजर आई। सौभाग्य की बात यह कि चीन के राष्ट्रीय दिवस को वहां बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कोरोना की वजह से लागू पाबंदियां हटने के बाद ये वहां पहली लंबी छुट्टियां हैं। ऐसे में 8 अक्टूबर तक चीन में लोग मस्ती करने का मन बना चुके हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी भी सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान में है, लेकिन इसके लिए जगह तय होनी चाहिए जिससे आम लोगों को प्रदर्शन से कोई परेशानी न हो। कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासन को कार्रवाई का आदेश देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में सड़क पर 100 दिनों से भी ज्यादा दिन तक प्रदर्शन हुआ था, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कोरोना से निपटने के लिए म्यांमार के यांगोन में एक अनोखा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। म्यांमार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और इस खतरे को देखते हुए यांगोन शहर में खास तरह का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जिसे हैप्पी कोविड सेंटर नाम दिया गया। मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस बड़े कोविड सेंटर में छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिनमें सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त रहें, इसके लिए वहां पर एक जिम भी बनाया गया, जबकि उनके पढ़ने लिखने के लिए वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया। बच्चों के लिए दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें भी बनी दिखी, जिससे वो भी यहाँ पर खुशी से रह सकें। इस क्वारंटीन सेंटर में उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होंगे या फिर जो कम बीमार होंगे। सौभाग्य की बात है कि इस अनोखे क्वारंटीन सेंटर में उन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया जिनसे कि वहां ठीक होने आए लोगों को बोरियत महसूस न हो और वो जल्द ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक ने महिलाओं को हथियार देने की मांग की। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने एक प्रस्ताव रखा और महिलाओं को सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने की मांग रखी, जिस पर राज्य के मंत्री असलम शेख ने जरूरत पड़ने पर महिलाओं को हथियार मुहैया कराने का भरोसा दिया। कोई महिला अगर हाई प्रोफाइल केस में काम करती है, ऐसे लोग अगर आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको लाइसेंस देने का भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें एनडीए के साथ ही रहने की नसीहत दी। आठवले ने दावा किया कि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान को कोई फायदा नहीं होगा। रामदास पासवान जी ठीक होते थे तो शायद ऐसा निर्णय नहीं होता था। चिराग पासवान जी ने का गलत निर्णय ले लिया है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा कुछ होगा नहीं उनको। कोरोना संकट के बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लोगों के इलाज में इस्तेमाल चीजों को सही ढंग से नष्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले में अब तक उठाए गए कदमों पर पूरी रिपोर्ट 12 जनवरी तक दाखिल करने को कहा। इससे पहले कुछ जगहों पर पीपीई किट और दूसरी चीजें खुले में मिलने का दावा किया गया था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ पर आईपीएल में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्मिथ पर यह कार्रवाई एक दिन पहले खेले गए मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाए जाने पर हुई। इसी मैच में राजस्थान रॉयल्स को मुंबई की टीम से 57 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही उसके घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, जिसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने हाथरस केस की पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस वाले पीड़ित के घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाते नजर आए ताकि वहां आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। यही नहीं, घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर पुलिस वाले तैनात दिखे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा, जिसकी वजह से घर के गेट पर 2 और घर के बाहर 7 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। एक पुलिस वाला घर की छत पर भी खड़ा नजर आया।
प्रशासन के मुताबिक ये सारी व्यवस्था परिवार की मर्जी से की गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले भी उनसे पूछा गया और उनके हामी भरने पर ही उन्हें वहाँ लगाया गया। कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें परिवार की संतुति और कंसेंट के बाद ही किए जा रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने डर जताया था कि उन्हें गांव में खतरा हो सकता है। यही वजह रही कि राज्य सरकार की ओर से किए गए इंतजाम से वो खुश दिखे। कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहां से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। हाथरस केस के सुर्खियों में आने के बाद से ही पीड़ित के परिवार के घर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। वहां आने वाले लोगों में आसपास के लोगों के अलावा पत्रकार, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। सौभाग्य की बात है कि हाथरस केस में रोजाना एक नया एंगल सामने आ रहा है। यहां तक कि वहां दंगा भड़काने की साजिश का भी पता चल रहा है। ऐसे में पीड़ित के परिवार को अपनी सुरक्षा खतरे में नजर आई, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांग को ध्यान में रखकर उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे हो गए। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम के इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से हुई। बतौर सीएम उन्होंने 2002, 2007, 2012 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई की और तीनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन 2014 चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और चुनाव जीतकर वो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार के मुखिया बन गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कार एक खंबे से टकराने के बाद कई चक्कर खाकर घूम गई। बताया गया कि हादसे से ठीक पहले गीली सड़क पर कार का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और अचानक उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और कार वहां सड़क किनारे एक खंबे से टकराते हुए घूम गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा टूट गया और उसका ड्राइवर खिड़की से बाहर लटक गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद